पेज नंबर मिल गया। फॉर्मल करवाओ इनफॉर्मल करवाओ? देखो हमने मेजर माइनर मिडल टर्म सीखी है ना, वही चीजें आएंगी इसमें, इसलिए इसके साथ में फैलेसी का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब ही होता है एरर। अब जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम एरर को क्या बोल सकते हैं? हम एरर को बोल सकते हैं बग, और इसको रिमूव करने के लिए क्या बोल सकते हैं? डीबग। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। एरर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बग, और उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीबग। माइक बोल रही है, ठीक है। देखो फैलेसी क्या होता है? एरर होता है। एरर देखो कई चीज जो है, कई तो ऐसे होते हैं कि जब कोई गलती हम जानबूझ के करते हैं, ठीक है, कोई गलती हम जानबूझ के करते हैं तो वो इंटेंशनल होगी, और कई बार ऐसा होता है कि हमने गलती की नहीं है, वो अनइंटेंशनली होगी। तो इंटेंशन और अनइंटेंशनल दोनों तरीके से हो सकती है फैलेसी, ठीक है। मैंने जानबूझ के भी कर दी कि मुझे पता था ये चीज गलत जा रही है, और फिर भी मैंने आगे जो है गलत चीजें कर दी। और फिर दूसरा क्या है? अनइंटेंशनल भी हो सकता है। अनइंटेंशनल फैलेसी दो तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में लिखो, फॉर्मल जो फैलेसी होती है ना वो स्ट्रक्चर के बेस पे होती है। फॉर्मल फैलेसी स्ट्रक्चर के बेस पे होती है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पता नहीं क्या है, कैसे लगेगी। फॉर्मल फैलेसी भी क्या है? देखो दो तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल और दूसरी है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है, सीधा सा मतलब है डिडक्टिव। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव समझाया था ना मैंने आपको, फर्स्ट क्लास में ही समझाया था। और दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी इंडक्टिव। एक क्वेश्चन तो ये भी आया हुआ है कि जो इंडक्शन फैलेसी होती है वो कौन सी फैलेसी होती है? वो इनफॉर्मल फैलेसी होती है। और जो डिडक्टिव फैलेसी होती है वो कौन सी होती है? फॉर्मल फैलेसी होती है। क्योंकि डिडक्टिव का मतलब ही क्या है कि भी चीजों में स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम होना, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम होना या एरर आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आया हुआ है कि फॉर्मल फैलेसी किससे रिलेटेड होती है? ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। स्ट्रक्चर कि भी किसी चीज के स्ट्रक्चर में ही कमी है। आपने वो सुनी हुई है, वो झुकी हुई मीनार कहाँ की है? कुतुब मीनार नहीं, रोम की है, ठीक है। वो झुकी मीनार मतलब बनाते बनाते ही जो है वो झुकने लग गई थी, तो उसको क्या बोलते? झुकी हुई मीनार। वो क्या है? उसके स्ट्रक्चर में ही कमी है। आप चाहे उसको जितना मर्जी सही करने की कोशिश कर लो, वो सही नहीं हो सकती। अब आपके घर के नींव में ही प्रॉब्लम है, तो क्या आप उसको सही कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके लिए तो घर तोड़ना पड़ेगा, और घर कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है? स्ट्रक्चर में कमी होना, और इसको आप निकाल ही नहीं सकते। अगर स्ट्रक्चर में कमी है तो आप उसको निकाल ही नहीं सकते। दूसरी कमी होती है कंटेंट में कमी होना। कंटेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज लिखी हुई है, अब मैंने इसमें कंटेंट में कमी किया, मैंने इसमें से ये वर्ड हटा दिया, मैं लिखना भूल गई, मैंने इस बीच में से एक वर्ड हटा दिया, मैं लिखना भूल गई, तो मैं बाद में इसको लिख सकती हूँ ना, यानी कि इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकती। उसको ठीक करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा। पूरा स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। इनफॉर्मल फैलेसी कंटेंट से रिलेटेड होती है और दूसरी हमारी स्ट्रक्चर से। समझ में आया? अब देखो इसमें देखो, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी,
देयरफॉर सम ए आर नॉट बी। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पर 100 है, ये यहाँ पर 50 है, ये यहाँ पर 100 है, ये यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 50, ये 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब देखो बी यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, लेकिन यहाँ तो 50 है, यहाँ तो 50 है, और इधर ये 100 है, और इधर ए इधर 50 हो गया। तो ये क्या है, ये फैलेसी है कि जब जो चीज़ जो ऊपर एज इट इज़ दी हुई है, ऊपर 100 है नीचे 50 आ सकता है, लेकिन ऊपर 50 दिया नीचे 100, कंक्लूजन में 100 आ ही नहीं सकता। आपको ये चीज़ सोच ही नहीं है कि बीच में यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ इतना देखना है कि 50-100 का केस चलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये वाली जो फैलेसी है ये हम कल करेंगे, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, क्योंकि इसमें सारी कंटेंट के रिलेटेड है। कंटेंट क्या है, जैसे मैंने लिखा, एक तो लिखा मैंने कमी ना, और एक मैंने लिखा मतलब बताओ, हाँ, और दूसरा नीचे वाला क्या है, नीचे वाला कमीना है, जिसको मैंने अब्यूजिंग लैंग्वेज में दिखाया है। एक तो ये धागा सा और साथ लेके चलना पड़ता है, इंक नहीं है। लिखो चलो फॉर्मल फैलेसी में, ये इसमें बुक में नहीं है तो कॉपी में लिखना पड़ेगा, रूल्स शायद लिखे हों इसमें बुक में, बट कॉपी में लिखो। इनफॉर्मल फैलेसी तो इसमें सारी दी हुई है, लेकिन फॉर्मल फैलेसी सारी नहीं दी हुई है, तो अपना लिख लो, क्या दिक्कत है। फर्स्ट लिखो इसमें, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कौन सी होती है। फर्स्ट है इसमें एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। देखो इसमें फर्स्ट एक लाइन लिखो, जब हमारे प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हो, जब हमारे प्रीमाइसेस यूनिवर्सल हो तो कंक्लूजन कभी भी पर्टिकुलर नहीं आ सकता, तो कंक्लूजन कभी भी पर्टिकुलर नहीं आ सकता। फॉर्मल में नहीं है, ये इसमें लिखना है, एग्जिस्टेंशियल में लिखना है। हाँ, जब प्रीमाइसेस क्या हो, यूनिवर्सल हो, तो कंक्लूजन पर्टिकुलर में नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ मैंने लिखा ऑल, ठीक है, दूसरा मेरा लिख दिया नो, तो जो मेरा कंक्लूजन है ना, वो अगर सम में या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैं उसमें नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो आई में और ओ में नहीं आ सकता। अगर ऐसा आ गया है तो कौन सी फैलेसी है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी है। लिख लिया भाई, समझ में आया ये क्यों, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। सेकंड लिखो एक्सक्लूसिव फैलेसी। एक्सक्लूसिव फैलेसी, एक्सक्लूसिव फैलेसी।
एक्सक्लूसिव प्रोमाइसिस है ना, इसमें लिखो कि भाई जब प्रोमाइसिस नो और सम नोट में हो, जब प्रोमाइसिस नो और सम नोट की फॉर्म में हो तो कंक्लूजन कभी भी सम नोट में नहीं आएगा। फॉर्मल फैलेसीज की एक खासियत है, जो एग्जाम्पल है ना वो एज इट इज आते हैं इसके। नोट और सम नोट में प्रोमाइसिस हो तो कंक्लूजन में कभी भी सम नोट आएगा ही नहीं। जब प्रोमाइसिस नो और सम नोट में हो, प्रोमाइसिस कैसे हो, नो। सेकंड है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव फैलेसीज, जब हमारे प्रोमाइसिस नो, नो और सम नोट, सम नोट यानी कि ओ, नो यानी कि ई, तो आंसर हमारा ओ में कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा आ गया है तो वहां पर क्या हो जाएगी, फैलेसी हो जाएगी, और फैलेसी किस चीज की हो जाएगी, एक्सक्लूसिव फैलेसी। ये भी नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। ये सिर्फ एक ही फॉर्म है इसकी कि नो और सम नोट का आता है। अगर इसके अलावा हमारा दूसरा है ना तो वो हमारा चल जाएगा, ऑल और सम वाला चल जाएगा। ऑल और सम में हमारा कंक्लूजन वो दिया हुआ, प्रोमाइस दिए हुए हैं, और कंक्लूजन किस में दे दे, सम में दे, तो वो चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, some beautiful are not cute, some beautiful are not cute, कंक्लूजन है इसका some girls are not cute, कंक्लूजन क्या है, some girls are not cute, ठीक है। एक लाइन और लिखो इसमें, जब दोनों प्रमाइस जो है नेगेटिव हो, दोनों प्रमाइस जो हो नेगेटिव हो तो कंक्लूजन कभी आएगा ही नहीं, नो कंक्लूजन। जब दोनों प्रमाइस नेगेटिव हो तो कभी कंक्लूजन आएगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये गलत है। हाँ, जब दोनों प्रमाइस नेगेटिव हो तो कंक्लूजन कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, इस फैलेसी का एक नेम और है फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रोमाइस। प्रोमाइस क्या है इसके, नेगेटिव है ना दोनों, फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रोमाइस, ऊपर ही लिख लेना इसका नाम एक्सक्लूसिव के साथ, फैलेसी ऑफ नेगेटिव प्रोमाइस। नेक्स्ट लिखो फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म फैलेसी, फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म, फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कितनी टर्म्स करवाई हुई है, 3 से अलग अगर कोई चौथी टर्म्स आती है, वो चौथी टर्म्स कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, आपको प्रोमाइसिस में ही देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेटमेंट में आया हुआ कि सिलोजिज्म में कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म्स होती है, और हर एक टर्म जो है कितनी बार होती है, वो 2 बार होती है। माइनर भी 2 बार होती है, मिडल भी 2 बार होती है, और मेजर भी 2 बार होती है, ठीक है। तो उसने क्या लिखा कि 3 टर्म्स होती हैं और हर एक टर्म जो है वो 2 बार होती है। उसके अलावा कोई अगर अलग से कोई टर्म आ गया है जिसका कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, तो वो कौन सी फैलेसी हो जाएगी, फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। लिख लो इसमें फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। इसके अंदर लिखो फैलेसी ऑफ फोर्थ टर्म। इसमें क्या होता है, 3 टर्म्स होती है और हर एक टर्म जो है कितनी बार होती है, 2 बार होती है।
हर एक टर्म 2 बार, 2 लिख लो या फिर ट्वाइस लिख लो, पेपर में ट्वाइस आया हुआ था भाई, इसमें थ्राइस आया हुआ था, इसमें ट्वाइस आया होता। थ्राइस का मतलब 3 और ट्वाइस का मतलब 2। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो जरा इसका। एनी बेल रिंग्स, एनी बेल रिंग्स, ये प्रमाइस 1 हो गया। प्रमाइस 2 लिखो इसका। सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल, सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल। कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसके बेस पे, बताओ। कंक्लूजन सम बेल आर ब्यूटीफुल, इधर से सम उठा लिया, इधर से बेल उठा लिया, इधर से ब्यूटीफुल उठा लिया, तो यानी कि सम बेल आर ब्यूटीफुल। अब एक चीज देखो इसमें, देखना जरा, इसने क्या बोला है, एनी बेल रिंग्स, कोई भी बेल जो है रिंग करती है, कोई भी बेल जो है रिंग करती है। सेकंड क्या दिया हुआ, सम रिंग्स आर ब्यूटीफुल। फर्स्ट वाली बेल का मतलब क्या है, घंटी। सेकंड वाली रिंग का मतलब क्या है, रिंग। आर ब्यूटीफुल, क्या इस रिंग का मतलब इस रिंग का मतलब सेम है, नहीं है, तो एक टर्म तो ये होगी, ठीक है, एक टर्म ये मेरी बेल होगी, ये बेल दूसरी टर्म होगी, ठीक है, तीसरी टर्म मेरी ये होगी ब्यूटीफुल, ठीक है, ये तीसरी वाली कौन सी है, मेजर टर्म है मेरी, मेजर है, और ये बेल क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी, ये भी माइनर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा मेरी रिंग, फर्स्ट वाली रिंग, ये मेरी मिडल होनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये थर्ड टर्म ये होगी और फोर्थ टर्म मेरी ये निकल आई, क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं है, एक में हाथ वाले रिंग की बात कर दी और एक में डोरबेल की बात कर दी है, तो वो चीज़ें क्या, फोर्थ टर्म की फैलेसी हो गया, और ये हमें समझना पड़ेगा कि इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। क्या हमने कभी ऐसा कहा है कि मंदिर की घंटी बड़ी सुंदर है, स्कूल की घंटी बड़ी सुंदर है, लेकिन जो हाथ में रिंग होती है उसके लिए बोलते हैं ना कि हाँ सुंदर लग रही है, तो वो चीज़ क्या है, ये फोर्थ टर्म की फैलेसी होगी, फोर्थ टाइम अलग हो गया। वैलिड वाली कौन सी होगी, ऊपर वाली, क्योंकि वो पहले आ चुकी है, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, तो ये कौन सी फैलेसी होगी, फोर्थ टर्म की फैलेसी। 4 टर्म्स आ गई ना, 4 टर्म्स तो मैंने की ही नहीं है, हमने नहीं की ना, तो वो क्या होगा, फोर्थ टर्म की फैलेसी। जैसे देखो, ये स्टार, अगर ये वाले स्टार लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या है, तारे। अगर मैं लिखती हूँ हॉलीवुड स्टार, स्टार तो वो भी है, स्टार बोलते हैं ना, है ना, लेकिन ये क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, वो चीज है ये। चलो नेक्स्ट, चलो आया फोर्थ टर्म की फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी में हमें हमें हमेशा क्या देखते हैं, पी, पी और सी, प्रमाइस 1, प्रमाइस 2 और कंक्लूजन। जैसे अभी जो लास्ट वाले एग्जाम हुए थे ना नेट के, तो उसमें एक डीआई जो है, एक डीआई के क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी, यानी कि डीआई के पैटर्न में ही गड़बड़ थी, तो हुआ क्या था, उसके मार्क्स जो है सबको मिले थे, यानी कि 10 मार्क्स सभी बच्चों को मिले हैं, मतलब जिन भी बच्चों के शिफ्ट में वो डीआई आई थी। वो क्या था, वो कौन सी फैलेसी थी, फॉर्मल या इनफॉर्मल, वो क्या था, उसके स्ट्रक्चर में कमी थी, कंटेंट में कमी नहीं थी, स्ट्रक्चर में कमी होने की वजह से क्या हो गया, वो फॉर्मल फैलेसी होगी। और कंटेंट में कमी होती तो जिस बच्चे के पीसी में प्रॉब्लम हुई है सिर्फ उस बच्चे के मार्क्स कटेंगे, सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, एक बच्चे का पीसी बंद हो गया, तो मार्क्स किससे कटेंगे, बच्चे कटेंगे ना, या सबके कटेंगे। अगर सिर्फ एक के कटे हैं तो वो चीज़ क्या है, वो इनफॉर्मल फैलेसी है, और सबके कटे हैं, सब इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, तो वो कौन सी फैलेसी हो जाएगी आपकी, फॉर्मल फैलेसी। आया, चलो नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं है, पावर बनाने का काम करते हैं ये, फैलेसी, फैलेसी में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड फैलेसी। 3 फैलेसी होगी ना ये, फोर्थ फैलेसी है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन।
रिलेटेड टू अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, 100%, वही है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम कितनी फैलेसी को देखेंगे, हम 3 फैलेसी को देखेंगे। फर्स्ट फैलेसी आएगी हमारी मिडल टर्म की फैलेसी, सेकंड आएगी हमारी मेजर टर्म की फैलेसी, और थर्ड आएगी हमारी माइनर टर्म की फैलेसी। 3 फैलेसी इंक्लूड होती है इसके अंदर, 3 फैलेसी इंक्लूड होती है। कितनी फैलेसी आती है इसके अंदर, 3 फैलेसी आती है। लिखो भाई, फर्स्ट है इसमें मिडल टर्म की, पहले मिडल लिखा है ना मैंने, लिखो मिडल टर्म मस्ट बी, इसको एरर डाल के ऐसे लिख लो, मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रोमाइज। मिडल टर्म इन एनी, किसी एक प्रमाइस में मिडल टर्म का डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, 100%। अब मैं इसमें लिखूं डेफिनेशन इसकी, लिखो जरा, ऑल ए आर बी सम बी आर सी कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, वैसे तो कंक्लूजन से कोई मतलब है ही नहीं है, क्योंकि मिडल टर्म में कंक्लूजन का कोई रोल होता ही नहीं है। बाकी अगर फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो देयरफॉर सम ए आर सी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि मिडल टर्म की फैलेसी को निकालने के लिए किसी एक प्रमाइस का क्या कहते हैं, अगर फैलेसी नहीं निकालनी है तो एक प्रमाइस का डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। अब देखो जरा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल वाले केस में ये क्या हो गया, ये हो गया 100, दूसरा क्या हो गया 50, इसमें क्या हो गया ये 50 हो गया, और ये भी क्या हो गया 50। लेकिन मेरा रूल क्या कहता है, दोनों में से एक का डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है अगर फैलेसी नहीं निकालनी तो, और अगर दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो यहाँ पे क्या फैलेसी आ जाएगी, किस चीज़ की, मिडल टर्म की फैलेसी, मिडल टर्म की फैलेसी। क्योंकि एक का 100 होना जरूरी था, एक अगर 100 हो जाता ना इसमें से तो ये सही हो जाता, लेकिन दोनों ही 50-50 हो गए तो क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, फैलेसी ऑफ मिडल टर्म, फैलेसी ऑफ मिडल टर्म। सेकंड लिख लो इसका। अच्छा, अब फैलेसी निकली किस चीज क्या, वर्ड्स में फंसाते हैं एग्जामिनर। मिडल टर्म की फैलेसी तो पता लग गई आपको, फैलेसी डिस्ट्रीब्यूटेड की है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड की है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड किया, क्योंकि यहाँ पे 50-50 आया है, ये 50-50 आया है ना, तो फैलेसी किस चीज की है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। इससे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, 150 देखना है बस, अगर 150 इक्वल आया है तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है भाई। नेक्स्ट लिखो, फैलेसी ऑफ, देखो मिडल टर्म में लगाने के लिए हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड का यूज किया था, और इसमें यूज करेंगे हम इलिसिट। इलिसिट का मतलब ये होता है कि नहीं है, फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म, इलिसिट मेजर या फिर इलिसिट माइनर, इलिसिट मेजर या फिर इलिसिट माइनर, इलिसिट। ठीक है, जब मैंने आपको टर्म्स करवाई थी ना, मिडल टर्म और माइनर टर्म, सॉरी मेजर और माइनर टर्म, उन दोनों को भी मैंने साथ ही लिखवाया था, साथ लिखवाया था ना,
मेजर टर्म और माइनर टर्म को। अब इसमें भी क्या है, ये दोनों साथ ही हैं। अब इनकी फैलेसी कैसे बनती है कि अगर मेजर टर्म और माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मेजर टर्म और माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका प्रमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगी, फैलेसी हो जाएगी। ठीक है, अगर मेजर टर्म लिख लो इसमें, अगर मेजर और माइनर टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब 100% है, तो वो प्रमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगी, फैलेसी हो जाएगी। और फैलेसी किस चीज़ की होगी, जो भी फैलेसी दे रखी होगी मेजर की या माइनर की। क्या बोला था, मुझे तो खुद ही नहीं याद। हाँ, मेजर और माइनर टर्म जो है अगर हमारे कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या हो जाएगी, उसका प्रमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है, मस्ट। ठीक है, अब बीच में लाइन लगा के एक साइड तो एग्जांपल लिख लो माइनर का और एक साइड लिख लो मेजर का, एक साइड माइनर का और एक साइड मेजर का। पहले किसका लिखना है, माइनर का लिख लो। ऑल एस आर पी सेकेंड प्रमाइस है सम एस आर नॉट क्यू, सम एस आर नॉट क्यू, देयरफॉर देयरफॉर नो पी आर क्यू। दोबारा बोलू, देखो फर्स्ट है ऑल एस आर पी, सेकेंड है सम एस आर नॉट पी, ओ वाली लाइन आ गई है। नेक्स्ट है देयरफॉर नो पी आर क्यू। अब देखो नो वाले केस में तो दोनों ही 100% है, नो वाले केस में कंक्लूजन देखो ना, नो वाले केस में दोनों 100% है। अब अगर मैं जाती हूँ पी की तरफ, पी मेरा नीचे 100 है और ऊपर क्या है 50 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना, फैलेसी आ गई। फैलेसी किस चीज़ की आई, क्योंकि जो हमारा पी है वो नीचे क्या है, माइनर टर्म है, माइनर है ना, और उसके बाद क्या है, मेरा मेजर है। सम नोट वाले में क्या होता है, नोट जिसके साथ नोट लगा होता है वो क्या होता है, वो 100% होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, वो 50% होता है। तो क्या है, नीचे भी 100 है ऊपर भी 100, यानी ये तो सही है ना। उसने क्या बोला था, रूल क्या कहता है कि भाई मेजर और माइनर प्रमाइसिस के लिए जो कंक्लूजन में है, कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका प्रमाइसिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। अगर वो कंक्लूजन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसका माइनर, उससे प्रमाइसिस से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेकंड लिखो, इसका सेकंड वो लिखो एग्जाम्पल, ऑल एस आर पी, किसी का भी निकाल दो, जो भी निकलता, हमें तो तीनों ही निकालने हैं ना, किसी का भी निकाल दो, जो एक ही निकलेगा, वैसे एक क्वेश्चन में एक ही निकलेगा आंसर। ऑल एस आर पी वैसे मेजर का है ये तो फिर मैंने आंसर बता दिया ना तुम्हें। ऑल एस आर पी सम पी आर क्यू, कंक्लूजन है सम एस आर नॉट क्यू, क्यू। आया, देखो सम नोट वाले केस में 100 क्या होता है, जिसके साथ नोट लगा हुआ है, यानी कि मेरा मेजर टर्म जो है वो मेरा क्या है, नीचे 100 है, तो ऊपर देखो
जहां पर क्यू लिखा हुआ है वो 100 है, 50 है, तो यहाँ पे फैलेसी की चीज की हो गई, मेजर टर्म की हो गई ना। और माइनर क्या है मेरा, माइनर मेरा एस है, एस क्या है 50% है, ऊपर देखो एस हमारा 50 है या 100 है, 100 है। लेकिन ये भी तो है ना, मैंने क्या बोला, रूल क्या कहता है कि अगर वो कंक्लूजन में 100% है तो उसका प्रमाइस में भी 100% होना जरूरी है। लेकिन जो कंक्लूजन में ही हमारा 50% है उसका क्या लेना देना, उसका कोई लेना देना है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पहले से किस की हो गई, मेजर टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। ध्यान से देखना, इसमें फैलेसी की चीज की होगी। दीक्षा बस चला के लेके आए हो, कोई नहीं, मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी है, बाद में समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट लिखना भी, एग्जांपल लिखो। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। कल से ये तार वाला माइक नहीं लगाऊंगी, ब्लूटूथ वाला लगाऊंगी। ऐसा लगता है बांध दिया किसी ने मुझे इसके साथ। ऑल ए आर बी, सेकेंड है सम बी आर सी, सम बी आर सी, कंक्लूजन है नो बी आर सी, कंक्लूजन है नो बी आर सी। निकला, किसकी निकली है फैलेसी, दोनों की निकली है। ठीक है, दोनों की निकली, दोनों नीचे क्या है 100% है, लेकिन ऊपर क्या है 50-50 है, तो दोनों की फैलेसी आ गई, मिडल टर्म की भी, सॉरी मेजर की भी और माइनर की भी। आया समझ में ये। फॉर्मल फैलेसी हमारी यही है बस, बाकी सारी आपकी इनफॉर्मल फैलेसीज में जाएंगी। कुछ नहीं है, 2-4 रूल हैं बस, और कुछ नहीं है ये। अच्छा, 3-4 कॉन्सेप्ट लिखो कि फैलेसी निकलती क्यों है, फैलेसी निकलने का कारण क्या होता है। फैक्टर्स लिख लो या फिर कारण लिख लो। 1 2 3 4 5 कारण है। फर्स्ट आता है इसमें फीलिंग्स को यूज किया जाता है, यूजिंग फीलिंग्स लिखा होगा इसमें, बुक में, आपकी बुक में है ये, देखना जरा, यूजिंग फीलिंग्स सबसे ऊपर देखो। और सेकंड क्या है, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट से डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, दूसरी फैलेसी है ये। ठीक है, मतलब फैलेसी में कितने टाइप्स निकल के आ सकते हैं, या तो मैंने अपनी फीलिंग्स का यूज किया है, या मैंने किसी को आर्ग्यूमेंट से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया है। ठीक है, कि ये रास्ता नहीं है, इधर रास्ता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड मिस इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन, उसके बेस पे हम जजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या है, जनरलाइजेशन। ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जनरलाइजेशन। जब किसी चीज के प्रति, जनरलाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी थ्योरी पूरे यूनिवर्स पर लागू हो जाती है। लिखो, जब कोई भी थ्योरी पूरे यूनिवर्स पर लागू हो जाती है, या किसी भी चीज के प्रति हम धारणा बना लेते हैं अपनी, जनरलाइजेशन, जनरलाइज। हाँ लिख लो ना, जब कोई भी थ्योरी पूरे यूनिवर्स पर लागू हो जाती है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। और लास्ट क्या है, इरेलेवेंट कनेक्शन। इरेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, सही है। इरेलेवेंट का मतलब क्या होता है, गलत कनेक्शन जोड़ दिया मैंने किसी भी चीज के साथ। आपने वो पाइप वाली वो गेम खेली है जिसमें पानी पानी भरता है, जिसमें नहीं खेली। अरे सीवर सिस्टम नहीं होता जैसे हमारा,
घर का सीवर सिस्टम नहीं देखा, पाइप नहीं जुड़े होते, एक दूसरे से पाइप जुड़े होते हैं कि वॉशरूम का पाइप जा रहा है इधर, ये किचन का पाइप जा रहा है, ऐसे एक गेम है, वो पाइप जोड़ना होता है, उसमें से पानी निकल जाता है, गलत पाइप जुड़े तो पानी बाहर निकल जाता है। नहीं खेली हुई, मरो। हाँ, फोन में ही है और क्या, रियल लाइफ में है। ठीक है, ये आपकी फॉर्मल फैलेसीज थी। मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें क्या निकालना है इसमें 50 और 100 निकालना है और कुछ भी नहीं निकालना। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी कौन सी होती है? जिसके अंदर जो हमारे प्रोमाइस होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं, तो कंक्लूजन जो है कभी भी किसमें नहीं आ सकता, पर्टिकुलर में आ ही नहीं सकता। और स्क्वायर ऑफ पोजीशन में तो हमने यही सीखा है, ऑल का, इसका कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट, यही तो सीखा है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव फैलेसी। इसमें क्या है, नो और सम नोट। अगर हमारे प्रोमाइसेस नेगेटिव में, स्पेशली नो और सम नोट में, तो कंक्लूजन कभी आएगा ही नहीं, कंक्लूजन कभी आएगा ही नहीं। थर्ड क्या करता है, फोर टर्म की फैलेसी। फोर टर्म की फैलेसी में क्या होता है, मीनिंग, वर्ड तो सेम होता है लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है, और वो हमारी क्या होती है, फोर टर्म की फैलेसी हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फैलेसी में 3 फैलेसी आती है। मिडिल टर्म की फैलेसी, मिडिल टर्म में क्या था, दोनों में से एक का डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगी, फैलेसी हो जाएगी। मेजर की और माइनर की फैलेसी क्या बोलती है, अगर मेजर और माइनर टर्म कंक्लूजन में हमारे 100% है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनका प्रोमाइसिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना जरूरी है। दीक्षा मेरी क्या सुनो, समझ आई है? नहीं आई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है, ये हमारी फैलेसी खत्म हो गई है। 2-3 फैलेसी और बची हैं फॉर्मल की, वो अभी नहीं करवा रही मैं। ठीक है, वो 5th यूनिट में है, लेकिन वो उसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से अच्छे से एग्जाम्पल और लिख के, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल, उसी से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, तो वो उसी से ही करवाऊंगी। सुनिए, इसको बंद करती